हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका काइंड एजुकेशन में। तो आज हम जो बात करने जा रहे हैं इस वीडियो में, हम बात करेंगे फर्स्ट ग्रेड पेपर की। जी, फर्स्ट ग्रेड का पेपर के 2022 वाले फर्स्ट ग्रेड पेपर की बात करेंगे। यानी 2022 में जो फर्स्ट ग्रेड का पेपर हुआ था, उसके आंसर जो पीछे आंसर की प्लस आंसर के साथ, यानी आंसर के साथ हम देखेंगे किस प्रकार क्वेश्चन आए थे। तो अभी 23 तारीख से एग्जाम स्टार्ट हो रहे हैं फर्स्ट ग्रेड के। उनको कुछ एग्जाम में हेल्प मिले इस प्रकार के हम क्वेश्चन देखेंगे, यानी पिछले प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, तो आज हमारा पहला क्वेश्चन क्या रहेगा उस पे बात करते हैं। ठीक है, पहला क्वेश्चन हमारा आज का क्या रहेगा कि पहला क्वेश्चन हमारा ये है आज कि विवेकानंद शिकागो विश्व धर्म संसद संसद में कब कब भाग लिया गया। यानी ये बता रहा है जो जो विवेकानंद जी भाग ले रहे थे शिकागो में, उसमें धर्म संसदन में भाग कब लिया था। ठीक है, यानी पहला क्वेश्चन आपका क्या है आज कि उसमें धर्म संशोधन में भाग कब लिया था विवेकानंद जी शिकागो में गए थे तब। तो आपको बता देना है सितंबर माह में, यानी सितंबर में 1893 में वहाँ पे शिकागो में धर्म सम्मेलन में गए थे और वहाँ पे इस विश्व धर्म संसद में क्या लिया था, भाग लिया था। ठीक है, यानी आपके विवेकानंद के कुछ टॉपिक दे रहे, विवेकानंद का टॉपिक दे रखा है, उसमें इस प्रकार का क्वेश्चन वापस से आपको एग्जामिनर पूछ सकता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है कि पिछले हजारों वर्षों में भारत में तानसेन जैसे संगीतज्ञ पैदा नहीं हुआ, यह किसने कहा था। यानी उस ये एक बात कर रहा है कि तानसेन जैसा संगीतज्ञ भारत में अभी तक कोई पैदा नहीं हुआ है, ये एक बात कर रहा है। तो ये बात कर रहा है अजुल अबुल फजल, यानी अबुल फजल ये कह रहा है कि भारत में अभी तक है ना, जो किस प्रकार का नहीं हुआ है, तानसेन जैसा अभी तक कोई विद्वान या संगीतज्ञ पैदा नहीं हुआ है। ठीक है, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ए, अबुल फजल की ये बात कर रहा है। ठीक है, यानी अबुल फजल की ये बात है कर रहा है। अगला क्वेश्चन हमारा क्या रहेगा, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा कि प्रतिहार वंश के संस्थापक हरिश्चंद्र की कौन सी राजधानी थी। ठीक है, यानी प्रतिहार वंश के जो संस्थापक हरिश्चंद्र जी है, उनकी कौन सी राजधानी थी, इसके यह पूछ रहा है। क्योंकि आपको पता है वैसे प्रतिहार शासक अलग है और गोहिल वंश का अलग है। आपको अब की बार गोहिल वंश वाले देखे या प्रतिहार वंश के देखे, तो गोहिल वंश की आपको पता है कौन सी थी। तो गोहिल वंश की कौन स्थापना करता है, तो वो गोहिल वंश की स्थापना करता है बप्पा रावल। उसी प्रकार प्रतिहार वंश की स्थापना कौन करता है, तो प्रतिहार वंश की करते हैं हरिश्चंद्र जी। यानी हरिश्चंद्र जी प्रतिहार वंश की स्थापना करते हैं और उन्होंने स्थापना ना बूझकर आपको क्या बूझ रहे, उसकी राजधानी कौन सी थी, तो मंडोर राजधानी थी। यानी ठीक है, वही मंडोर जो आगे जाके राव जोधा अपनी राजधानी बनाता है। ठीक है, यानी मंडोर उनकी राजधानी। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है कि निम्न इमारतों में से मुगल बादशाह बाबर द्वारा निर्मित इमारतें हैं। यानी आपकी चार इमारतें दे रखी है आपको, यानी इन चार इमारतें दे रखी है आपको, चार इमारतें दे रखी है, उनमें से आपको क्या पूछ रहा है कि बाबर के द्वारा जो निर्मित इमारतें हैं उनके बारे में आपसे एग्जाम में पूछना चाहता है। यानी बाबर के द्वारा कौन कौन सी इमारतें है बनाई गई है। ठीक है, तो आपको इसमें क्या करना है, जो बाबर के द्वारा है उसको छांट लेना है, बाकी बनाई गई है वो बाबर की नहीं बनाई गई है। ठीक है, इसमें ऑप्शन की बात करें तो ऑप्शन नंबर 2 आपके सामने दिखाई दे रहा है। यानी दो, यानी एक में काबुली बाग मस्जिद जो पानीपत में है, उसने किसने बनाई थी, तो बाबर ने बनाई थी। ठीक है, यानी बाबर ने कौन सी मस्जिद बनाई थी, तो काबुली बाग मस्जिद जो कहाँ पे है, पानीपत में है, जो कहाँ पड़ती है, हरियाणा में। ठीक है, यानी हरियाणा में पानीपत वाली कौन कौन से बना के गए थे, तो बाबर बना के गए। दूसरी हम बात करें तो जो जामा मस्जिद है ना, यानी सलम वाली जामा मस्जिद, वो कौन बना के गया था, तो वो भी बाबर बना के गया था। ठीक है, तो आपको क्या करना है, इन बाबर की मस्जिद को आपको देख लेना एक बार फिर से, और कौन कौन मस्जिद कहाँ कहाँ बनाई गई है वो आप एक बार और से देख लेना। ठीक है, यानी पीछे प्रीवियस क्वेश्चन का मतलब ये होता है कि क्वेश्चन का किस प्रकार ट्रेंड चलता आ रहा है, और आपको अब आगे जो 23 तारीख को एग्जाम देखने का मिलेगा वो किस प्रकार के क्वेश्चनों के साथ आपको देखने का मिलेगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन की बात करते हैं। राजस्थान के कुदरत सिंह किस हस्तशिल्प से संबंधित है। यानी आपको क्या पूछ रखा है कि कुदरत सिंह किस हस्तशिल्प से निर्मित है। ठीक है, यानी आपसे किस से संबंधित पूछ रहा है, कुदरत सिंह का संबंध से पूछ रहा है, वो किस से, मीनाकारी से। यानी मीनाकारी, वही मीनाकारी जो कहाँ थी, जयपुर में थी। यानी मीनाकारी किस मीनाकारी से, जो मीनाकारी कहाँ से थी, कि जयपुर की जो मीनाकारी थी ना, यानी जयपुर की जो कहाँ से लेके आए थे, लाहौर से लाई गई थी। ठीक है, यानी लाहौर से जयपुर में लाई गई थी, वही मीनाकारी के कौन थे, तो कुदरत सिंह। ठीक, अब के बार ये पूछ रहा है जयपुर में कौन सी मीनाकारी जयपुर में प्रसिद्ध है, कहाँ से लाई गई थी, तो लाहौर से लाई गई थी। ठीक है, तो आपको याद करना है, आपकी बार लाहौर से ये लाई गई थी। ठीक है, आगे हम बात करें तो अगला क्वेश्चन हमारा क्या रहेगा कि किस चौहान शासक के द्वारा अजमेर में संस्कृत पाठशाला बनाई गई थी, और जिसे
तोड़कर ऐबक ने 2.5 दिन का झोंपड़ा बना दिया। तो आपको पता है कि उस राजा का नाम विग्रहराज चतुर्थ है, यानी ऑप्शन नंबर 3 वही विग्रहराज चतुर्थ जाके जाके चौहान का मृत 2.5 दिनों वाले जो झोंपड़ा बनाया उससे पहले वहाँ कौन थी, तो वहाँ विग्रहराज संस्कृत पाठशाला थी और ये विग्रहराज चतुर्थ ने बनाई थी, जो चौहान वंश का शासक था। ठीक है, यानी चौहान वंश का शासक विग्रहराज चतुर्थ था, जो पृथ्वीराज तृतीय का दादा लगता था, उसने ही आगे जाके ये बनवाई थी। ठीक है, अगले क्वेश्चन की हम बात करते हैं। तो अगला क्वेश्चन हमारा क्या है कि गोविंद गिरी के नेतृत्व में भील गतिविधि के अंदर बसेड़ा बसेड़ा किस गांव में स्थित है, तो आपको पता है डूंगरपुर में स्थित है। ठीक है, यानी डूंगरपुर ऑप्शन में रहेगा इसका। डूंगरपुर में कौन सा स्थित है, बसेड़ा गांव, जो गोविंद गिरी अपनी क्रियाविधि वहां से काम स्टार्ट करते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है कि वर्ष 1961 से 1969 की अवधि के दौरान निम्न में से कौन सा पुरातत्व कालीबंगा के उत्खनन से संबंधित नहीं है, यानी ये आपको फिक्स डेट पूछ रहे। ठीक, 1961 से लेकर आपको पूछ रहे 1969 के बीच में, यानी 1969 इन इन 8 सालों के बीच में ना वो कौन सा है वो आपको बताना है। ठीक है, तो उसकी बात करें तो उसका ऑप्शन नाम आ जाएगा कालीबंगा से आर.सी. अग्रवाल। ठीक है, यानी आर.सी. अग्रवाल कालीबंगा से उत्खनन संबंधित नहीं है। आर.सी. अग्रवाल कालीबंगा से उत्खनन नहीं है, यानी आर.सी. अग्रवाल किससे संबंधित है, तो आपको जाहिर सा पता है आर.सी. अग्रवाल हाड़ से संबंधित है, यानी हाड़ से कौन से संबंधित है, आर.सी. अग्रवाल। ठीक है, आर.सी. अग्रवाल कहाँ से संबंधित है, हाड़ से संबंधित है। अब बात कर लेते हैं कालीबंगा की। तो आपको पता है कालीबंगा की खोज किसने की थी, तो कालीबंगा की खोज की थी कालीबंगा की खोज, इसमें 3 वैज्ञानिक दे रखे हैं आपको, बीबी लाल भी है, बी के थापर भी है और डी.एम. खरे थे। ठीक है, जो 1961 से लेकर 1969 की बात कर रहे हैं ना, इनके बीच में दो आए थे, जो बीबीलाल और बी के थापर, यानी ये दोनों थे ना, वो इससे करके गए थे। ठीक है, आगे हम बात करें तो इसकी जो और बातें हैं वो करते हैं हम क्या है और किस प्रकार की, क्योंकि आपको पता है कालीबंगा कहाँ पे पड़ती है, तो कालीबंगा सभ्यता हनुमानगढ़ में है, हनुमानगढ़ में पड़ती है। ठीक है, यानी कालीबंगा सभ्यता कहाँ पे है, हनुमानगढ़ में। ठीक है, इसे काली चूड़ियों के कारण इसे कालीबंगा कहा गया है, काली चूड़ियों के कारण इसे कालीबंगा कहा गया है। इसके 5 स्तर माने गए, यानी 5 स्तर में ये खोजी गई है। ठीक है, जिस 5 स्तर में कहा गई है, 5 स्तर में के द्वारा खोजी गई है। ठीक है, ये ऊपरी भाग और निचले भाग 2 स्तरों में है। ठीक है, इस प्रकार के यहाँ पे क्या मिली है, खोपड़ी छिद्रित है, एक कंकाल मिला है। खोपड़ी का जो छिद्र में दिखा हुआ यानी शल्य चिकित्सा का प्रयोग भी यहाँ किया जाता था। ठीक है, यानी कालीबंगा की कुछ मुख्य बातें थी वह मैंने आपको बता दी है। ठीक है, अगले हम बात करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, अगला क्वेश्चन है हमारा कि मत्स्य संघ के राज प्रमुख किसे बनाया गया था, यानी मत्स्य संघ जो हमारे राजस्थान में पहला संघ बनता है, यानी पहला संघ बनता है कौन कौन सा बनता है, यानी ये मिलता है 25 है ना, 25 है, तो उसमें कंफ्यूजन नहीं हो मैं, यानी मत्स्य संघ राजस्थान के एकीकरण का प्रथम चरण है। ठीक है, यानी राजस्थान के एकीकरण का प्रथम चरण कौन सा है, आपको पता होना चाहिए। राजस्थान के एकीकरण का प्रथम चरण कौन सा है, तो मत्स्य संघ है। ठीक है, मत्स्य संघ आगे जाके बनता है, तो मत्स्य संघ आगे जाके बनता है, तो उसका जो राज प्रमुख वो किस संघ के बनाया गया था, तो आपको जाहिर सा पता होना चाहिए मत्स्य संघ में कितने थे, A B C D, यानी 4 थे, A B C D, यानी अलवर अलवर बनता है, फिर भरतपुर बनता है, फिर करौली बनता है, फिर धौलपुर बनता है। ठीक है, यानी ये मत्स्य संघ में 4 थे, तो अब 4 थे जिसमें से किसे बनाया गया था ये पूछ रहा है एग्जामिनर आपसे, तो आपको जाहिर सा पता होना चाहिए जो धौलपुर के शासक थे उनको राजप्रमुख बनाया गया था। और ये मत्स्य नाम किसने दिया था, तो आपको जाहिर सा पता होना चाहिए मत्स्य संघ नाम दिया था के मुंशी ने, यानी मत्स्य संघ नाम किसने दिया था, तो के मुंशी ने आगे जाके मत्स्य संघ का ये नाम दिया था। ठीक है, हम बात करें तो अगला क्वेश्चन क्या है इसमें, यानी ये फर्स्ट ग्रेड के पेपर के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट की है जाएगी आपसे, आपको एक 30% तो इसी में क्वेश्चन आपको देखने के मिल जाएंगे। अगला क्वेश्चन क्या है, बीकानेर के लोक प्रसिद्ध, यानी आपसे एग्जाम क्या पूछ रहा है, बीकानेर के लोक प्रसिद्ध स्थापना, लोक परिषद है, प्रसिद्ध नहीं है, सॉरी, लोक परिषद की स्थापना सन 1976 36 में किस शहर में हुई थी, यानी आपको ये पूछ रहे जो बीकानेर की है ना, बीकानेर की लोक परिषद चलती थी ना, यानी लोक परिषद उसकी स्थापना पूछ रहा है कहाँ पे हुई थी, सन 1936 में। आपको डेट दे रखी है, स्थापना याद रखना आपकी बार, तो आपको पता होना चाहिए कलकत्ता में हुई थी, नहीं कलकत्ता में इसकी स्थापना मानी जाती है, कलकत्ता में इसकी क्या मानी जाती है, स्थापना मानी जाती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन क्या है कि
यानी भरत राजस्थान 30 मार्च 1949 में मुख्यमंत्री कौन बना था? तो यानी भरत राजस्थान का मुख्यमंत्री कौन बनता है 30 मार्च 1949 में? यानी इस दिन हमारा क्या मनाया जाता है? राजस्थान स्थापना दिवस। यानी राजस्थान स्थापना दिवस का मनाया जाता है, कब मनाया जाता है? 30 मार्च 1949, यानी 30 मार्च के लिए राजस्थान स्थापना दिवस मनाया जाता है। और इसके मुख्यमंत्री कौन बनते हैं? तो हमारे पहले मनोनीत मुख्यमंत्री कौन थे? तो हीरालाल शास्त्री थे। ठीक है, यानी हीरालाल शास्त्री साहब पहले मनोनीत मुख्यमंत्री बनते हैं। और वह राजस्थान की संयुक्त राजस्थान भरत राजस्थान बनता है ना, उसकी कौन बनती है? ये उसके बनते हैं मुख्यमंत्री। ठीक है, आगे जाके बात करें तो वंश भास्कर के लेखक कौन है? यानी वंश भास्कर के लेखक कौन है? एग्जामिनर क्या पूछ रहा है आपको? वंश भास्कर के लेखक कौन है? तो सूर्यमल मिश्रण। ये सूर्यमल मिश्रण की आपकी आपकी रचना बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट है। वीर विनोद भी किसकी है? वीर विनोद, वीर विनोद, वीर विनोद भी सूर्यमल मिश्रण की है। वंश भास्कर, यानी वंश भास्कर, ये सूर्यमल मिश्रण की है। ठीक है, तो आपको सूर्यमल मिश्रण की कुछ बुकें वो याद कर लेनी है, यानी आपको एग्जाम में बढ़िया एफर्ट डालेगी, आपको अच्छे नंबर की ओर ले जाएगी। ठीक है, आगे बात करते हैं 1897 में करौली के शासक पूछ रहे हैं, यानी आपसे ये पूछ रहा है कि करौली के शासक कौन थे? आपको जाहिर से पता होना चाहिए मदनपाल। करौली के नाम आते ही आपको मदनपाल नाम आ जाना चाहिए, यानी मदनपाल। ठीक है, यानी करौली के मदनपाल थे, और जयपुर के राम सिंह द्वितीय थे, कोटा के राम सिंह थे, और करौली के मदनपाल थे। ठीक है, इस प्रकार से आपको एग्जाम में 1857 की क्रांति में आपकी बार पिछली बार शासक पूछे थे। तो आगे आपको पता है पॉलिटिकल एजेंट पूछ सकता है, यानी कुछ पॉलिटिकल एजेंट है, जैसे जोधपुर का मेघमोहन हो गया, और एडन किसका था? एडन उदयपुर का था। इस प्रकार पॉलिटिकल एजेंट याद कर लेना, क्योंकि आगे इसके रिलेट क्वेश्चन पूछेगा, यानी आपके फिक्स सिलेबस में दे रखा है, यानी 1857 की क्रांति फिक्स दे रखी है, तो आपको मान के चलना है कि एक क्वेश्चन तो वहां से आएगा, एक क्वेश्चन एकीकरण से आएगा, यानी एकीकरण से कितने क्वेश्चन आने की संभावना है? एक क्वेश्चन एकीकरण से। तो आपको इसके आधार पर क्वेश्चन देखे ना, तो आप अगले इसके आधार पर क्वेश्चन देगा, तो आपके भरत राजस्थान में कौन कौन से जिले को सम्मिलित किया गया था? यानी भरत राजस्थान में कौन कौन से जिलों को सम्मिलित किया गया था? यानी जो मुख्य मुख्य तौर पे थे, सिरोही को छोड़कर और सभी जिलों को क्या कर लिया गया था? यहाँ पे सम्मिलित कर लिया गया था। तो भरत राजस्थान की बात करें, इस प्रकार क्वेश्चन आ गए। और इसी प्रकार वंश भास्कर किसकी लिखी हुई है? सूर्यमल मिश्रण की। और वीर विनोद भी किसकी लिखी हुई है? सूर्यमल मिश्रण की। इस प्रकार की आपको पुस्तकें है ना, वो याद कर लेनी। ठीक है, 1857 की क्रांति में अब आगे याद करो। पिछले भी आपको पेपर में मुझे शासक पूछा था, आपको पॉलिटिकल एजेंट अब की बार पूछ सकते हैं। ठीक है, अगले क्वेश्चन की हम बात करते हैं, यानी अगला क्वेश्चन क्या रहेगा हमारा? अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से आपसे एग्जामिनर क्या पूछ रहा था? निम्नलिखित उत्तरदायित्व नेता नहीं कहा जाता, यानी उत्तरदायित्व मतलब होता है जो उग्रवादी नेता नहीं कहा जाता। ठीक है, उसका मतलब क्या है? विपिन चंद्र पाल। यानी ये इंडिया हिस्ट्री का क्वेश्चन है। इंडिया हिस्ट्री के आपके कुछ टॉपिक है, उनको आप अगर स्किप कर सकते हो तो कर लो, वरना कुछ प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है ना, उनको देख के चले जाना। ठीक है, अगला क्वेश्चन, हिंद स्वराज के लेखक पूछ रहे हैं आपको, यानी बुकों के क्वेश्चन आपको इंडिया हिस्ट्री में पूछेगा, आपको राजस्थान हिस्ट्री में मान के चलना। फर्स्ट ग्रेड एग्जाम में जीके के पेपर में आपको इंडिया हिस्ट्री और कुछ नॉर्मल बुकें हैं जो आपको इंपॉर्टेंट बुकें लगती है, उनके ही क्वेश्चन पूछ रहे हैं। आप देखो, हिंद स्वराज आपको पता है नॉर्मल सी बुक है। हिंद स्वराज के लेखक कौन है? महात्मा गांधी। ठीक है, हिंद स्वराज के लेखक कौन है? तो आपको अब याद कर लेनी है, नेहरू जी की बुकें याद कर लो। ठीक है, नेहरू जी की बुकें याद कर लो, और राजा राममोहन राय की बुकें याद कर लो। ठीक है, यानी नेहरू जी, राजा राममोहन की, और गांधी जी की भी आप एक दो बुकें और की, ये यंग इंडिया पत्रिका है, वो भी याद कर लो। यंग इंडिया आपकी बार मुझे जहां तक लग रहा है ना, फर्स्ट ग्रेड पूछा जाएगा यंग इंडिया किसका है। तो यंग इंडिया आपको पता होना चाहिए, महात्मा गांधी जी का है। ठीक है, ठीक है, अगला क्वेश्चन की बात करें तो अगला क्वेश्चन क्या है हमारा? अगला क्वेश्चन कौन सा है कि ये पारी सेकंड में हुआ था 17/10/2022 को। उसमें पूछा गया था कि बारडोली सत्याग्रह का नेता कौन था? यानी आपसे बारडोली जो सत्याग्रह हुआ था उसका नेता पूछ रहा है आपसे कौन था। तो आपको पता होना चाहिए, लोहा पुरुष कहे जाने वाले सरदार वल्लभ भाई पटेल, जो हमारे देश के प्रथम उप प्रधानमंत्री रहे थे, उसकी बात कर रहा है। ठीक है, यहाँ में हमारे देश के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल, लोहा पुरुष के रूप में जाने जाने वाले प्रेस। वो कौन से थे? सत्याग्रह कहाँ चलाते थे? बारडोली में। बारडोली सत्याग्रह के जो नेता थे वो कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन कौन सा है हमारा? अगला क्वेश्चन है, राणा सांगा की मृत्यु के बाद मेवाड़ का शासक कौन बनता है? यानी आपसे क्या पूछ रहे हैं? राणा सांगा की मृत्यु के बाद, राणा सांगा की मृत्यु के बाद मेवाड़ का शासक कौन बनता है? तो आपको जाहिर सा पता होना चाहिए, आपको फिक्स राजा दे रखे हैं राजस्थान हिस्ट्रिकल हिस्ट्री में, तो आपको रतन सिंह याद रखना है। यानी रतन सिंह राणा के सांगा के जस्ट मृत्यु के बाद बनता है, और रतन सिंह आगे जाके राजा बनता है, जो मेवाड़ का शासक संभालता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखें तो तेजाजी की पत्नी का नाम क्या था? तेजाजी की पत्नी का नाम पेमल। आपको जाहिर सा पता होना चाहिए, पेमल किसकी पत्नी का था? तेजाजी की पत्नी का नाम पेमल था। ठीक है,
और मेणा दे इसमें ऑप्शन दे रखा है ना, मेणा दे कौन थी? रामदेव जी की माँ थी, वही है तेज पेमल दे किसकी थी? मेणा रामदेव जी की माता थी, ठीक है। आगे हम बात करें तो निम्न में से कौन सी रचना कालिदास की नहीं है? यानी आपको क्या दे रखा है? कालिदास की रचना दे रखी है, यानी इसमें 3 रचनाएं तो कालिदास की है और एक इसमें कालिदास की रचना नहीं है, ठीक है। आपको जाहिर से पता है मेघदूत हम शुरू से सुनते आ रहे हैं, किसकी रचना है? कालिदास की है, ठीक है। रघुवंश भी किसकी रचना है? कालिदास की है। और ऋतु संहार की भी किसकी रचना है? कालिदास की है। बल्कि अब मृच्छकटिकम है ना, ये कालिदास की बुक नहीं है, बल्कि 3 इसमें क्या है? कालिदास की बुक। अब आपको कालिदास की बुक याद होगी, यानी आपके पास कालिदास की 3 बुकें तो आपको पता होनी चाहिए। एक तो रघुवंश याद कर लो कालिदास की, इस बार कालिदास को पूछ ली जाए। एक मेघदूत याद कर लो, ठीक है। एक ऋतु संहार याद कर लो, ऋतु संहार, ठीक है। यानी इस प्रकार से आपको एग्जामिनर आगे क्वेश्चन किसी प्रकार क्वेश्चन पूछे ना, तो आपको बात याद कर लेनी है, ठीक है। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं, वही मैंने आपको बताया था, कालीबंगा कितने स्तर में खोजी गई है? तो आपको जाहिर सा पता है 5 स्तरों में खोजी गई थी, ठीक है। दूसरी बात करें 1961 से लेकर 1969 तक ये किस कौन करता है यहाँ पे? तो दो आपके जो दो उत्खनन कर आते हैं, बीबीलाल थापर और बीके थापर साहब, ये करते हैं। ये 5 स्तरों में खोजी गई है, ठीक है। ये कहाँ पे है? कालीबंगा हनुमानगढ़ सभ्यता में है। इसमें खोपड़ी वाली छेद वाली एक कंकाल मिली है जो छिद्रित है, बताती है कि यहाँ पे क्या उपयोग किया गया है? शल्य चिकित्सालयों का भी प्रयोग किया गया है, ठीक है। आगे हम बात करें मेवाड़ के क्षेत्र में कौन सा नृत्य सावन भादों के समय 40 दिनों तक किया जाता है? यानी आपसे एग्जामिनर क्या पूछना चाहता है कि मेवाड़ का क्षेत्र भेज रखा है, स्पेशल दे रखा है मेवाड़ का क्षेत्र, जहाँ पे कौन सा नृत्य होता है जो सावन भादो मास में, यानी अभी जो आगे आने वाले मास के 40 दिन तक लगातार कौन से 40 दिन तक चलने वाला नृत्य कौन सा नृत्य है? गौरी नृत्य माना जाता है, ठीक है। यानी गौरी नृत्य मेवाड़ का क्षेत्र का सावन भादो के समय 40 दिन तक लगातार चलने वाला नृत्य है, वो कौन सा नृत्य है? गौरी नृत्य, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है? मार्च 1948 में निम्न में से किन चार राज्यों को जोड़कर मत्स्य संघ का निर्माण किया गया था? यानी आपको जाहिर से पता होना चाहिए किन 4 राज्यों को जोड़कर मेवाड़ का वो जो मेवाड़ का मत्स्य संघ निर्माण किया गया था। इसकी शॉर्ट ट्रिक यही है कि ABCD याद रखो, यानी A B C और D, ठीक है। ABCD का मतलब होता क्या है कि यहाँ पे अलवर, भरतपुर, धौलपुर, करौली, ठीक है। यानी ABCD याद रखो, ये अलवर, भरतपुर, धौलपुर, करौली। इसका मत्स्य नाम किसने दिया था? तो आपको जाहिर से पता होना चाहिए के मुंशी ने क्या दिया था? इसका मत्स्य संघ नाम दिया था। और जो राज प्रमुख बनाए गए थे वो किसको बनाया गया था? किस रियासत के द्वारा जब बनाया गया था? तो आपको पता होना चाहिए धौलपुर के राज प्रमुख यहाँ पे, यानी धौलपुर के राज प्रमुख बनाया गया था, ठीक है। यानी धौलपुर के राज प्रमुख को बनाया गया था, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है कि निम्न में से कौन सी छावनी राजपूताना में स्थित नहीं थी, ठीक है। यानी जो हमारे राजस्थान की 1857 की क्रांति होती है, राजस्थान में 1857 की क्रांति, उसमें आपको पता है 6 छावनियां थी। उसमें क्या बुझर आपको राजपूताना में जो 6 छावनियां थी, उनमें से राजपूताना में कौन सी छावनी नहीं थी? जो टोंक वाली थी, नहीं थी, क्योंकि आपको पता है नसीराबाद थी, देवल थी, एरिन थी, निमुचना थी। इस प्रकार की आपको कितने 6 छावनियां थी, बल्कि यहाँ पे नहीं थी ये टोंक वाली कोई राजपूतान छावनी नहीं थी। अगला क्वेश्चन की बात करें तो सरदार वल्लभ भाई पटेल के बारे में क्वेश्चन है कि सरदार पटेल को किस देशी राज्य के विरुद्ध पुलिस कार्रवाई करनी पड़ी? यानी आपको क्या बूझ रहा है, जो सरदार सरदार वल्लभ भाई पटेल थे, उस किस देशी राज्य के विरुद्ध अपनी क्या पुलिस प्रशासन को प्रयोग में किया गया था? तो आपको जाहिर सा पता होना चाहिए हैदराबाद में जो अपोलो ऑपरेशन चलाया गया था, वो कौन से समय में चलाया गया था? जो हैदराबाद के लिए चलाया गया था। यानी बाद में इनको जोड़ा गया था, क्योंकि यहाँ का जो मुस्लिम शासक था उसने भारत में मिलने के लिए विलय के लिए इनकार कर दिया था। तो बाद में सरदार वल्लभ भाई पटेल ने क्या किया था, यहाँ पे अपोलो मिशन चलाकर यहाँ पे अपने आप पुलिस प्रशासन लगाकर अपने को और हड़प लिया था, ठीक है। किस सभ्यता स्थल में उत्खनन के चांदी के 8 पंचमारक मुद्राएं मिली है? यानी आपसे बाहर से दोबारा पढ़ना, यहाँ पे क्या पूछ रहा है कि आपको कोई सभ्यता स्थल दे रखा है, उत्खनन के समय चांदी के 8 पंचमारक मिले, यानी चांदी के कितने मिले हैं? 8 पंचमारक। आपको पर्टिकुलर संख्या दे रखी है 8 की, तो आपको ये याद रखना है ये किसकी बेराट की मिली है, ठीक है। यानी बेराट सभ्यता कहाँ पे है? तो बेराट सभ्यता आपको पता है विराटनगर जयपुर वाली बेराट सभ्यता है, जहाँ से बाणगंगा नदी निकलती है ना, वही कौन सी सभ्यता है? बाणगंगा नदी विराट सभ्यता। वही सभ्यता जहाँ पे महाभारत के बारे में बताया जाता है, वही विराट सभ्यता। जो जयपुर की पहाड़ियों से निकलने वाली सभ्यता, वो कौन सी है? विराट सभ्यता है, ठीक है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। यानी इस प्रकार आप क्वेश्चन मान के चलना, जो फर्स्ट ग्रेड एग्जाम में जहां तक है ना, वापस 30% जीके आपको रिपीट देखने को मिलेगा। यानी 30% जीके रिपीट देखने का मतलब यह होता है कि आपके सामने पर्टिकुलर चांस होता है कि आप जीके जीएस को क्लियर कर सको, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है? 1857 की क्रांति के समय राजपूतों में एजीजी कौन था? यानी जब 1857 की क्रांति होती है, उसमें आपको क्या पूछ रहा है? 1857 की क्रांति में राजपूताना में एजीजी पूछ रहा है, यानी पॉलिटिकल एजेंट पूछ रहा है आपसे, उसमें कौन था? तो आपको पता है पीजे लॉरेंस साहब थे। यानी 1857 में कौन था? पीजे लॉरेंस साहब।
पैट्रिक लॉरेंस साहब आपके 1857 की क्रांति में थे। ठीक है, अगली बात करें तो अगला कौन सा है, हुमायूं। हुमायूं के बारे में क्वेश्चन है, हुमायूं को कौन सी ईरानी चित्रकार कलाकार को अपने साथ भारत लाया था। यानी ये पूछ रहे जो हुमायूं था वो कौन सा ईरानी चित्रकार था जिसको कहाँ से लेकर आया था, बाहर से लेकर आया था, उसको भारत में लाकर अपनी चित्रकारी का प्रसिद्ध करवाया था। तो आपको बात याद रखनी है, मीर सैयद अली साहब थे जिसको हुमायूं बाहर से लेकर आया था। ठीक है, यानी हुमायूं बाहर से लेकर आया था, वो कौन सा चित्रकार था, मीर सैयद अली साहब थे। ठीक है, अगली बात करें क्वेश्चन नंबर 29, यह चेरी जो एक दिन हमारे मुंह में गिरेगी 1851 ईस्वी में अवध के यह किसने कहा था। यानी यह स्टेटमेंट अंग्रेजों के द्वारा कहने जाने वाला है। इसका मतलब क्या है, यह चेरी जो एक दिन है हमारे मुंह में गिरेगी, यानी एक दिन यह हमारे मुंह में गिरेगी, जो 1851 ईस्वी में अवध के लिए कहे किसने कहा था। यानी अवध के लिए एक स्टेटमेंट दिया था अंग्रेजों ने। वो अंग्रेज कौन सा था जिसने ये बात की गई थी कि एक दिन ये जो चेरी है ना वो हमारे मुंह में गिरेगी, तो ये बात की थी डलहौजी ने। क्योंकि आपको पता है डलहौजी वही डलहौजी था जो हड़प नीति को अपनाया था। यानी हड़प नीति मतलब क्या होता है कि जिसका अगर राज्य का बेटा नहीं होता है ना तो वो अपने आप क्या कर लेता है, उसमें मिला लेते हैं। यानी राजा का बेटा होना जरूरी होता है उसका अगर, बल्कि यह नहीं है कि आप किसी राजा का बेटा न होकर किसी अन्य को गोद लेकर वो अपने उसको शासन सौंप लो। नहीं, बल्कि ये क्या कर दिया था, ये हड़प नीति में अपनाकर डलहौजी ने क्या कर दिया गया था, उसको अवध को कहाँ मिला लिया था, अपने कब्जे में कर लिया था और डलहौजी ने अवध पर शासन कर लिया था। यानी अंग्रेजों को क्या हो गया था, डल शासन हो गया था। ठीक, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। श्रीनिवास शास्त्री जी के देवेंद्र एन एम जोशी और हरदेनाथ कुंजर किस संस्था से संबंधित थे। यानी आपको क्या दे रखा है, 3-4 नाम दे रखे हैं, आपको गौर से देखना। यानी आपको दे रखा है श्रीनिवास शास्त्री साहब, जी के देवेंद्र साहब, एन एम जोशी साहब और हरदेनाथ कुंजर किस संस्था से संबंधित थे। तो आपको जाहिर सा पता होना चाहिए जो हमारे भारत सेवक समाज था उससे कौन से संबंधित थे, ये 4 संबंधित थे। ठीक है, यानी इस प्रकार आपको पर्टिकुलर नाम देकर भी कोई पूछ सकता है कि यह किससे संबंधित था, यह किससे संबंधित था। तो आप चल के चलना है कि आगे जो एग्जाम हो रहे हो, जो आगे आप 23 तारीख से एग्जाम फर्स्ट ग्रेड के स्टार्ट हो रहे हैं, उनसे इस प्रकार क्वेश्चन आने के चांस जहां तक लग रहा है ना वहां तक भरपूर होंगे। ठीक है, ठीक है, अगला क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा कि कपड़े में चित्रित नाद द्वारा चित्रकला शैली का संजीवन उदाहरण बताइए, यानी सजीव उदाहरण बताइए। यानी आपसे क्या पूछ रहा है, जो कपड़े पर कौन सी चित्रित होती है वो कहाँ की प्रसिद्ध है। तो आपको याद करना है नाद द्वारा की चित्रकला प्रसिद्ध है। ठीक है, जो सजीव उदाहरण है, सजीव उदाहरण का मतलब जो सजीव है उसकी बात करें तो पिछवाई है ना, वो कहाँ से संबंधित रखती है। तो आपको पता है नाद द्वारा से संबंधित रखती है, जिसपे कपड़े पे क्या की जाती है, इसकी चित्रकला की जाती है, जो नाद द्वारा के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, अगली बात करें तो फतेहपुर सीकरी की किस इमारत पर पर्सी ब्राउन ने स्थापत्य कला का मोती कहा है। ठीक है, यानी स्थापत्य कला का मोती किसे कहा गया है, फतेहपुर सीकरी में जो स्थापत्य कला है उसको किसका मोती कहा गया है। तो आपको जाहिर से पता होना चाहिए, इसको तुर्की सुल्तान का महल जिसपे ये बात लिखी गई है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगले क्वेश्चन क्या है कि राजस्थान की किस सभ्यता को ताम्रवती नगरी के रूप में भी जाना जाता है। ताम्रवती नगरी किस सभ्यता को जाना जाता है, तो अहाड़ को ताम्रवती नगरी कहा जाता है। और गणेश्वर को जो नीम के थाने में जो सिक्कर में है उसको क्या कहा जाता है, ताम्रवती की जननी कहा जाता है। ठीक है, यानी ताम्रवती की नगरी तो कहा जाता है अहाड़ को, बल्कि ताम्रवती जननी किसे कहा जाता है, गणेश और सभ्यता को। आपको याद रखना है क्योंकि ताम्रवती नगरी और ताम्रवती जननी में आप कंफ्यूज मत हो ना, क्योंकि इस प्रकार क्वेश्चन आपको कंफ्यूज करने के लिए अधिक रहेंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है, विदेशी शासन कितनी अच्छा हो क्यों ना हो वह स्वराज्य के बराबरी नहीं कर सकता, यह कथन किसके विचार अभिव्यक्त करते हैं। यानी आपको एग्जाम क्या पूछ रहा है, स्टेटमेंट पूछ रहा है। पिछले पेपर में स्टेटमेंट इसमें भी ये आया था कि वो जो चेरी वाला डल्लोजी वाला था ना, कि ये चेरी अपने अपने मुंह में आके गिरेगी। अब अगला स्टेटमेंट क्या पूछ रखा है कि ये विदेशी शासन कितना भी अच्छा क्यों ना हो, यानी विदेशी शासन मतलब अंग्रेजों के द्वारा कितना भी शासन अच्छा क्यों ना हो, या अंग्रेजों के द्वारा की बात करें या जो विदेशी है उनके लोगों की बात कर रहा है, कितना भी अच्छा क्यों ना हो वह स्वराज की बराबरी नहीं कर सकता, मतलब हमारे देश की बराबरी नहीं कर सकता। इस कथन में विचार अभिव्यक्त होते हैं। यानी ये कथन किसका कहना कहा गया है, तो आपको पता है दयानंद सरस्वती, वही दयानंद सरस्वती अपने जो हमारे राजस्थान में आए थे वही दयानंद सरस्वती की बात कर रहे हैं। राजस्थान में आके परोपकारी सभा, हितकारिणी सभा इनकी बात की थी जो उदयपुर में, और वही दयानंद सरस्वती सभा जिन्होंने नन्ही जान ने जहर देकर अजमेर में मार दिया गया था, उसी दयानंद सरस्वती की बात कर रहा है जो दिवाली के दिन को मारा गया था। ठीक है,
यानी अजमेर में इन्होंने प्रिंटिंग प्रेस की स्थापना की थी। सत्यार्थ प्रकाश का सेकंड भाग है ना, वो कहाँ पे लिखा गया था, दयानंद सरस्वती का। तो सत्यार्थ प्रकाश का आप अजमेर में लिखा गया है, उसी प्रिंटिंग प्रेस में, ठीक है। यानी सत्यार्थ प्रकाश का सेकंड भाग कहाँ पे लिखा गया था, तो सेकंड भाग लिखा गया था अजमेर में, ठीक है। आगे आगे बात करते हैं। अलाउद्दीन खिलजी 311 ईस्वी में राजस्थान जो आता है, अलाउद्दीन खिलजी 311 में जालौर जीतकर उसका नाम, नया नाम बदल के क्या कर देता है, तो आपको जाहिर सा पता होना चाहिए, अलाउद्दीन खिलजी का नाम बदल के क्या कर देता है, जलालाबाद कर देता है, ठीक है। अब अलाउद्दीन खिलजी के हमारे राजस्थान में 303 में होता है, आपको पता है। जो चित्तौड़ में पहला साका हुआ था वो 303 में कौन सा हुआ था, वही पद्मिनी वाला। और अलाउद्दीन खिलजी रतन सिंह वहां पे करता है, फिर आगे जाकर सिवाना पे करता है, फिर जालौर पे करता है। यानी इस प्रकार राजस्थान में वो सुनने साके गए थे। अब आपको जाहिर सा पता क्या बुझा, इसे 1311 में कहा करता है, वो रण जालौर में करता है, ठीक है। यानी 1311 में जालौर में करता है। जो जालौर में करता है उसका नाम क्या कर दिया था, यानी उस पर, यानी जलालाबाद यहाँ पे नाम कर दिया था। आपको जलालाबाद याद रखना है, ठीक है। यानी मोमिनाबाद उसने सिवाना का किया था, और खेराबाद किया था उसने रणथंभौर का, खिजराबाद किया था चित्तौड़ का, ठीक है। आगे बात करें तो गणेश्वर सभ्यता संस्कृति महत्वपूर्ण स्थल है। यानी गणेश्वर, मैंने आप पहले ही बताया था, गणेश्वर ताम्रवती जननी किसे माना जाता है, ताम्रयुगीन जननी किसे माना जाता है, गणेश्वर सभ्यता को माना जाता है, ठीक है। निम्न में से कौन सा आहड़ सभ्यता से संबंधित नहीं है, यानी आपसे आहड़ से पूछ रखा है, तो आपको पता है गिलोंड, भगवानपुर, रोजडी, ये किससे संबंधित है, आहड़ से संबंधित है। यानी अबानेरी वो नहीं है, ठीक है। अगली बात करें, अर्ली चौहान डायनेस्टी पुस्तक के लेखक कौन है, ठीक है। अर्ली चौहान डायनेस्टी पुस्तक के लेखक कौन है, तो आपको पता होना चाहिए दशरथ शर्मा ठाप, दशरथ है शर्मा साहब, ठीक है। यानी दशरथ शर्मा साहब है ना, वो अर्ली चौहान के, जो अर्ली चौहान डायनेस्टी के पुस्तक के लेखक। एक आप बात नोटिस कर लेना, आज डेट हुई है 21, ठीक है। यानी डेट 21 हुई है, आप है ना 21 जून 2025, ठीक है। आपका एग्जाम 23 तारीख को हो ना, तो आप ये याद करना है ना, बिसल देव किसके द्वारा लिखी गई, यानी बिसल देव, यानी बिसल देव किसके द्वारा लिखी गई पुस्तक है। तो आपको क्या बात करना है, बिसल देव किसके द्वारा लिखी गई, यह पुस्तक बार बार एग्जाम आरपीसी, तो यह फेवरेट क्वेश्चन है, बिसल देव किसकी लिखी हुई है, यह पुस्तक बार बार पूछ रहे हैं, ठीक है। तो आपको याद करना है, बिसल देव चौहान वाली वो पुस्तक है ना, बिसल देव किसकी लिखी हुई है, तो वो याद कर लेना पुस्तक किसकी लिखी हुई है। आपको आप देखना कि जो एग्जाम हो रहे हैं उसके किस प्रकार का ये क्वेश्चन है आए, ठीक है। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं। सुभाष चंद्र बोस कांग्रेस के किस अधिवेशन के कांग्रेस की अध्यक्षता चुनी गई थी, तो आपको जाहिर सा पता है, हरिपुर में अधिवेशन होता है, वहां पे सुभाष चंद्र बोस अपनी अध्यक्षता चुनते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन कौन सा है कि निम्न में से कौन सा शासक महाराणा जगत सिंह के पश्चात मेवाड़ की गद्दी पर बैठता है, यानी मेवाड़ की गद्दी पर कौन सा बैठता है, वहां पे पूछा गया था सांगा। यानी पीछे एक क्वेश्चन आया था कि सांगा के बाद गद्दी पर कौन बैठता है, तो आपको पता है रतन सिंह। और यहाँ पे क्या पूछ रहा है कि जगत सिंह के पश्चात कौन बैठता है, तो आपको पता है राज सिंह। यानी रह पे भी सांगा के बाद भी रतन सिंह, और जगत सिंह के बाद भी कौन सा है, राज सिंह, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है, शासक शासक बनने से पहले कौन सा किक्का नाम से जाना जाता था, यानी शासक बनने से पहले कौन से किक्का, किक्का मतलब क्या होता है, छोटा बच्चा, ठीक है। किक्का छोटा बच्चा, वही वो वीरों के वीर महाराणा प्रताप को क्या कहा जाता था, पहले किक्का कहा जाता था, ठीक है। अब महाराणा प्रताप के जो 4 दूत भेजे गए थे ना अकबर के द्वारा, उनको याद कर लेना कि पहले किसको भेजा गया था, फिर किसको भेजा गया था, फिर किसको, यानी 4 को अकबर ने समझाने के लिए उनके पास दूत भेजे थे। अब इस प्रकार महाराणा प्रताप से क्वेश्चन आ सकता है कि उन्होंने आपको स्टेप वाइज पूछ सकता है, यानी पहले मान सिंह आया था, या टोडरमल आया था, या भगवंत दास आया था, कब या एक और रहेगा, यानी कबीर आए थे, ठीक है ना। यानी तीनों चारों को आपको क्या करना है, डेट याद करनी है। यानी जून 1573 से लेकर 74 तक जो आए थे, वो 1572 से लेकर 1573 में जो जो आए थे, आपको एक क्रम वाइज याद करना है। यानी पहले कौन आया था, बाद में कौन आया था, बाद में कौन आया था, इस प्रकार के आपको सभी याद करने हैं, क्योंकि आपको याद रखना है कि आप महाराणा प्रताप से आप आगे क्यों सुनाएगा ना, वो एक इस प्रकार से ज्यादा आएगा कि आप अकबर ने समझाने के लिए किन को पहले भेजा था, किन को बाद में था, ठीक है। यानी आपको याद करना है, ठीक है। हम बात करें, अगला क्वेश्चन क्या है हमारा कि जिन बंदरसूरी ग्रंथ भंडार राजस्थान के किस शहर में स्थित है, यानी आपको क्या दे रखा है क्वेश्चन में कि जिन बंदरसूरी राजस्थान के जो ग्रंथ भंडार है वो राजस्थान किस शहर में स्थित है, तो आपको पता होना चाहिए जिन बंदरसूरी राजस्थान के क्या है, जैसलमेर में स्थित है, ठीक है। यानी जैसलमेर में ये जिन बंदरसूरी जो भंडार है वो स्थित है। अगले क्वेश्चन की बात करें
तो अगला क्वेश्चन क्या है, मुद्रा राक्षस और देवी चंद्रगुप्त की रचयिता कौन है। यानी आपसे फिर बुकें पूछ रहे हैं, यानी इंडिया हिस्ट्री राजस्थान हिस्ट्री में एक एक बुकें तो आपको हर एग्जाम में देखने को मिलेगी। यानी आपको बुक से क्वेश्चन पूछेगा, आपको स्टेटमेंट से क्वेश्चन पूछेगा, आपको राजा के पहला कौन बना था, बाद में कौन बना था। इसका पूछने का कारण यह होता है क्योंकि आपके सामने फिक्स पर्टिकुलर सब्जेक्ट पर्टिकुलर सिलेबस दे रखा है, यानी आपको राजा इतने ही पढ़ने हैं, उनके बारे में ही पूछेगा वो, ठीक है। तो हम बात करें तो इसमें इसमें कौन सी उस पुस्तक के लेखक है, तो आपको बताए विश्वखा दत्त, ठीक है। वीर भारत सभा की स्थापना किसने की थी। वीर भारत सभा के संबंधित क्रांतिकारी थे उसकी, जो आपको क्या पूछ रहा है, उसकी स्थापना पूछ रहा है किसने की थी, तो केसरी सिंह बारट साहब ने वीर भारत सभा की स्थापना करते हैं, वो केसरी सिंह बारट करते हैं वीर भारत सभा में, ठीक है। यानी वीर भारत सभा की स्थापना किसने की थी, तो वीर भारत सभा की स्थापना केसरी सिंह बारट करते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है, भोजी लंबरदार किस आंदोलन से संबंधित है, यानी भोजी लंबरदार से पूछ रहा है, तो भोजीदार लंबरदार से किस आंदोलन से संबंधित है, तो आपको बता देना भोजी लंबरदार भरतपुर से संबंधित है। यानी भरतपुर से कौन संबंधित है, तो भोजी लंबरदार, यानी भरतपुर से कौन संबंधित है, तो भोजी लंबरदार संबंधित है भरतपुर से, ठीक है। यानी इस प्रकार से हमने कितने क्वेश्चन, 3 पेपर क्वेश्चन पेपर हल कर लिए हैं, ठीक है। जो बाकी रह गए वो हम अब कल वाली या अगला नेक्स्ट वीडियो रहेगा उसमें डालेंगे। और आज हमने तीन तीन पेपरों के हल कर लिए। तो इस प्रकार से आप है ना, आप अपने पेपर में जो आगे आने वाला 23 तारीख का एग्जाम है उसमें देखने आना ना, इसी के हर बार क्वेश्चन पूछेंगे। तो आप हम अगले वीडियो में बात करेंगे। जय हिंद जय भारत।